हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लिमिटेशन एक्ट के पार्ट थर्ड के प्रोविजंस को कवर करेंगे, जो कि कंप्यूटेशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन की बात करता है। सेक्शन 12 से 24 के अंदर जो है इससे रिलेटेड प्रोविजंस दिए गए हैं। इससे पहले प्रीवियस की वीडियोस में मैंने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड के प्रोविजंस को कवर किया है। अगर आप उनसे रिलेटेड प्रोविजंस को पढ़ना चाहते हैं तो आप प्रीवियस की वीडियो से पढ़ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड में सबसे पहला सेक्शन आता है सेक्शन 12, जो कि एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन लीगल प्रोसीडिंग। ठीक है, लीगल प्रोसीडिंग के केस में टाइम को कैसे कैसे एक्सक्लूड किया जाएगा ये हमें सेक्शन 12 बताता है। इसका सब क्लॉज 1 क्या कहता है? इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी सूट, अपील और एप्लीकेशन, द डे फ्रॉम विच सच पीरियड इज टू बी रेकन शैल बी एक्सक्लूडेड। ठीक है, तो सबसे पहली चीज सेक्शन 12 के अंदर जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि सेक्शन 12 जो है वो सूट, अपील और एप्लीकेशन तीनों की बात कर रहा है। ठीक है ना, तो अगर कभी भी सूट, अपील और एप्लीकेशन से रिलेटेड टाइम को हमें रेकग्न करना है तो उस केस में क्या होगा? उस टाइम को एक्सक्लूड किया जाएगा जिस दिन की कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है। ठीक है, जिस दिन कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, जिस दिन आप कोर्ट के अंदर गए हो, जिस दिन आपने सूट फाइल किया है या आपने अपील की है या आपने एप्लीकेशन की है कोर्ट के अंदर, उस दिन को क्या किया जाएगा? उस दिन को एक्सक्लूड किया जाएगा, उस दिन को काउंट नहीं किया जाएगा। से फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका पीरियड ऑफ लिमिटेशन मान लो 18 अगस्त को अराइज हुआ है, सॉरी, अगर आपका कॉज ऑफ एक्शन जो है वो 18 अगस्त को अराइज हुआ है, तो 18 अगस्त जो है ना, उस डेट को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा और ये पीरियड ऑफ लिमिटेशन कहाँ से चालू होगा? ये 19 अगस्त से चालू होगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको कि जिस दिन आपका कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, जिस दिन आप कोर्ट में गए हो, जिस दिन आपने सूट फाइल किया है या आप एप्लीकेशन लेके गए हो या आपने अपील की है, उस दिन को जो है एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। क्लियर हो गया? सिंपल सी चीज है। सेकंड क्या कहता है? इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एन अपील और एन एप्लीकेशन फॉर लीव टू अपील or for revision or for review of a judgment, the day on which the judgment complained of was pronounced and the time requisite for obtaining a copy of the decree, sentence or order appeal from or sought to be revised or reviewed shall be excluded। तो सेक्शन 12 का सब क्लॉज 2 क्या कह रहा है? जब भी किसी जजमेंट के अगेंस्ट अगर अपन अपील कर रहे हैं या फिर अपन रिवीजन के लिए जा रहे हैं या फिर अपन रिव्यू के लिए जा रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर 3 चीजें बताई गई है कि जब कोई पर्सन जो है जजमेंट के अगेंस्ट अपील करता है, पहली चीज, या फिर रिवीजन में जा रहा है या फिर रिव्यू में जा रहा है, उस केस में क्या होगा? उस केस में पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो है वो कैसे कैसे काउंट होगा या उसका एक्सक्लूजन कैसे होगा? तो उस केस में ऑन विच द जजमेंट complaint of was pronounced and the time requisite for obtaining a copy of the decree, sentence or order appeal from or sought to be revised or review shall be excluded। मतलब कि जब वो जजमेंट प्रोनाउंस हुआ, एक तो वो वाले टाइम को एक्सक्लूड करेंगे। पहली चीज क्या? जब जजमेंट प्रोनाउंस हुआ उस वाले टाइम को क्या करेंगे? एक्सक्लूड करेंगे। सेकंड चीज क्या है? जब वो जजमेंट प्रोनाउंस किया गया उसके लिए जब अपन है ना उसकी जो जजमेंट की कॉपी होती है ना, उसके लिए अपन एप्लीकेशन फाइल करते हैं कोर्ट में, और जब तक कि वो कॉपी हमको नहीं मिल जाती उसके बीच का जितना भी टाइम पीरियड है ना, उसको भी क्या किया जाएगा? एक्सक्लूड किया जाएगा। ठीक है, मान लो जजमेंट आया आज और हमने एप्लीकेशन फाइल कर दी साथ ही में उसकी कॉपी के लिए। ठीक है, अब कॉपी आ रही है 5 दिन बाद। ठीक है, तो आज से लेके 5 दिन के बीच में जो समय है ना, इसको भी क्या कर दिया जाएगा? एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। इस वाले टाइम पीरियड को भी काउंट नहीं किया जाएगा एज पर क्लॉज 2 ऑफ सेक्शन 12। ठीक है, तो सेक्शन 12 में 2 चीजें याद रखनी है जब भी किसी जजमेंट के अगेंस्ट आप जा रहे हो। जब एक तो फर्स्ट चीज ये, जब वो जजमेंट आया उस दिन को एक्सक्लूड करेंगे। सेकंड, उस जजमेंट की अगर हमें कोई कॉपी चाहिए, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है, टाइम रिक्विजिट फॉर ऑब्टेनिंग अ कॉपी ऑफ द डिक्री, सेंटेंस और ऑर्डर अपील फ्रॉम। ठीक है, तो उस वाले टाइम को भी हम क्या करेंगे? एक्सक्लूड करेंगे। थर्ड क्या कहता है? वेयर अ डिक्री और ऑर्डर इज अपील फ्रॉम और सॉट टू बी रिवाइज्ड और रिव्यूड और वेयर एन एप्लीकेशन इज मेड फॉर लीव टू अपील फ्रॉम अ डिक्री और ऑर्डर, द टाइम रिक्विजिट फॉर ऑब्टेनिंग अ कॉपी ऑफ द जजमेंट शैल ऑल्सो बी एक्सक्लूडेड। सेम चीज इसके अंदर, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। 2 के अंदर जो है जजमेंट की बात कर रहा था और थर्ड जो है डिक्री और ऑर्डर की बात कर रहा है। बाकी सारी चीज़ें सेम है, सेम वही चीज़ बोल रहा है। जब एप्लीकेशन की है आपने और जो आप उसकी कॉपी के लिए जितना भी टाइम पीरियड लग रहा है, वो सारा जो टाइम क्या है वो एक्सक्लूड माना जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब इसका नेक्स्ट क्लोज देखते हैं।
नेक्स्ट क्लॉज जो है क्लॉज 4, इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एन एप्लीकेशन टू सेट असाइड एन अवार्ड द टाइम रिक्विजिट फॉर ऑब्टेनिंग अ कॉपी ऑफ द अवार्ड शैल बी एक्सक्लूडेड। ठीक है, अब यहाँ पे अवार्ड की बात की गई है। ठीक है ना, अगर अवार्ड के केस में हम पीरियड ऑफ लिमिटेशन को कैसे कंप्यूट करेंगे, तो इसने ये बोला है कि जब भी आपने एप्लीकेशन लगाई है अवार्ड को सेट असाइड करने की, और उसके बाद जो भी आपको कॉपी लेने में जितना भी टाइम लग रहा है ना, उस वाले टाइम को हम एक्सक्लूड कर देंगे। सिंपल सी चीज़ है, कुछ भी ज़्यादा नहीं है। इसमें 4 सब क्लॉजेस थे। पहला सब क्लॉज क्या कहता है कि सूट, अपील और एप्लीकेशन की बात कर रहा है सेक्शन 12। जब भी सूट, अपील और एप्लीकेशन की बात होती है तो उसका टाइम पीरियड हम कैसे काउंट करेंगे, उसको कैसे एक्सक्लूड करेंगे। तो जिस दिन आपका कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, जिस दिन आप कोर्ट में गए हो, उस दिन को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा एज पर क्लॉज 1। क्लॉज 2 ये कहता है कोई भी जजमेंट है उसके अगेंस्ट आप अपील कर रहे हो, अगर आप रिविजन कर रहे हो, रिव्यू में जा रहे हो, तो जजमेंट जब प्रोनाउंस हुआ है तब, और उस जजमेंट की जो कॉपी हमें लेने में जितना टाइम लग रहा है उसको एक्सक्लूड कर देंगे। थर्ड कहता है अगर डिक्री और ऑर्डर के केस में है तो भी सेम चीज़ है। और फोर्थ जो है वो ये कहता है कि अगर कोई अवार्ड है, ठीक है, उस अवार्ड को हमें सेटिसाइड करना है, उसके लिए आपको उसकी कॉपी चाहिए, तो उसमें जितना भी टाइम लग रहा है उसको भी हम क्या करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे। नाउ इसका एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, इन कंप्यूटिंग अंडर दिस सेक्शन द टाइम रिक्विजिट फॉर ऑब्टेनिंग अ कॉपी ऑफ अ डिक्री और एन ऑर्डर एनी टाइम टेकन बाय द कोर्ट टू प्रिपेयर द डिक्री और ऑर्डर बिफोर एन एप्लीकेशन फॉर अ कॉपी thereof is made shall not be excluded। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है कि देखो, एक तो दो चीजें होती है। एक तो आप एप्लीकेशन फाइल करते हो कोर्ट के अंदर कि आपको जो है इस पर्टिकुलर डिक्री, इस ऑर्डर या जजमेंट की जो है कॉपी चाहिए, ठीक है, और एक जो है आप फाइल ही नहीं करते हो। तो एक्सप्लेनेशन यही कह रहा है कि अगर आपने एप्लीकेशन फाइल नहीं की है कॉपी के लिए, ठीक है ना, अगर आप एप्लीकेशन फाइल नहीं कर रहे हो आपकी डिक्री, ऑर्डर, जजमेंट की कॉपी के लिए, तो उस केस में आपका पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो है वो एक्सक्लूड नहीं होगा। वो पीरियड ऑफ लिमिटेशन एक्सक्लूड नहीं होगा और वो टाइम जो है वो क्या है, चलता जाएगा। लेकिन आपने अगर एप्लीकेशन फाइल कर दी है कॉपी के लिए, तो जितना टाइम कोर्ट को लग रहा है ना आपको कॉपी देने में, उस टाइम को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। अगर आपने एप्लीकेशन फाइल नहीं की है तो एक्सक्लूड नहीं होगा। अगर आपने एप्लीकेशन फाइल की है तो ही वो टाइम जो है वो एक्सक्लूड होगा। कौन सा टाइम एक्सक्लूड होगा, जब कोर्ट आपको कॉपी दे रहा है, उस कॉपी देने में जितना भी टाइम लग रहा है ना, उस टाइम को कोर्ट जो है फिर एक्सक्लूड करेगा। क्लियर हो गया है यहाँ तक सेक्शन 12। नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं अब, सेक्शन 13, एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन केसेस वेयर लीव टू स्यू और अपील एज अ पॉपर इज अप्लाइड फॉर। ठीक है, तो सेक्शन 13 जो है वो किसकी बात करता है, वो पॉपर की बात करता है। ठीक है, तो सेक्शन 13 स्पेसिफिकली पॉपर से रिलेटेड सेक्शन है। इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर एनी सूट और अपील इन एनी केस वेयर एन एप्लीकेशन फॉर लीव टू स्यू और अपील एज अ पॉपर हैज बीन मेड and rejected, the time during which the applicant has been prosecuting in good faith his application for such leave shall be excluded, and the court may, on the payment of court fees prescribed for such suit or appeal, treat the suit or appeal as having the same force and effect as if the court fees had been paid in the first instance। ठीक है, तो सेक्शन 13 जो है, सबसे पहली चीज़ जो ध्यान रखने वाली है सेक्शन 13 में वो ये कि ये सूट पे और ये अपील पे अप्लाई होता है। ठीक है, पहली चीज़ क्या है, फर्स्ट पॉइंट क्या है सेक्शन 13 में कि ये सूट और अपील पे अप्लाई होगा सेक्शन 13। ठीक है, तो सेक्शन 13 क्या कह रहा है, जहाँ कहीं पे भी कोई पर्सन जो है एज ए पॉपर अप्लाई करता है कोर्ट के अंदर, ठीक है, एज ए पॉपर, या तो वो अपना सूट फाइल कर रहा है या फिर वो अपील लेके आ रहा है एज ए पॉपर, ठीक है, तो कोर्ट जितना टाइम उसकी सूट को या फिर उसकी अपील को एक्सेप्ट करने में या फिर रिजेक्ट करने में लगा रहा है, ठीक है ना। मान लो एक ए नाम का कोई बंदा है, वो जो है सूट लेके जाता है, ठीक है ना, वो पॉपर का सूट लेके जाता है। मतलब पॉपर मतलब ये कि वो पर्सन जो है गरीब है और वो जो है कोर्ट फीस वगैरह नहीं दे सकता, और वो एक एप्लीकेशन लगाता है कोर्ट में कि आप मुझे जो है परमिशन दीजिए कि मैं एज ए पॉपर जो है अपना सूट फाइल कर सकूँ। ठीक है, तो उस केस में वो अपना सूट लेके गया है ना, और उसमें फिर क्या होता है ना, कोर्ट जो है सारी चीज़ें देखता है। ठीक है, तो कोर्ट जितना टाइम ले रहा है उसकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करने में, कोर्ट को अगर लगता है कि हाँ ये पॉपर है तो वो एक्सेप्ट करेगा, कोर्ट को नहीं लग रहा तो वो रिजेक्ट भी कर सकता है। ठीक है, तो एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन में जितना भी टाइम पीरियड लग रहा है ना, उस टाइम पीरियड को कोर्ट क्या करेगा, एक्सक्लूड करेगा। सेकेंड पॉइंट ये हो गया। फर्स्ट तो ये कि सूट और अपील पे अप्लाई हो रहा है, सेकेंड वन क्या है, एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने में जितना भी टाइम लग रहा है उस टाइम पीरियड को कोर्ट जो है वो क्या करेगा, एक्सक्लूड करेगा। क्लियर हो गया।
थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है यहाँ पे साथ ही में, विच द एप्लीकेंट हैज बिन प्रोसिक्यूटिंग इन गुड फेथ इज एप्लीकेशन फॉर सच लीव शैल बी एक्सक्लूडेड। लेकिन इसके अंदर एक चीज क्या है कि गुड फेथ में जो पर्सन है ना, वो अपना सूट और अपील लेके आया एज ए पॉपर लेके आया है, वो उसको ये बिलीव होना चाहिए, उसको गुड फेथ में ये होना चाहिए कि हाँ मैं पॉपर हूँ और मैं जो है ये एज ए पॉपर अपना सूट और अपील लेके जा सकता हूँ, ठीक है ना। जब उसको खुद को बिलीव है कि वो एज ए पॉपर अप्लाई कर सकता है, उस केस में उसके टाइम पीरियड को एक्सक्लूड किया जाएगा। लेकिन अगर ये ए नाम का बंदा जो है, इसको पता है ये पॉपर नहीं है, ये झूठ में फर्जी चीजें करके कोर्ट के अंदर आता है और ये एप्लीकेशन फाइल करता है कि प्लीज मुझे आप एज ए पॉपर सूट को फाइल करने दीजिए या अपील करने दीजिए, जबकि वो खुद जान रहा है कि वो पॉपर नहीं है, वो कोर्ट फीस दे सकता है, स्टिल वो पॉपर की जो है वो क्या करता है, बेनिफिट लेना चाहता है एज ए पॉपर सूट फाइल करके। उस केस में अगर कोर्ट को पता चल जाता है कि इसका जो इंटेंशन है वो गुड फेथ से नहीं है, ये पॉपर नहीं है, ये कोर्ट का टाइम वेस्ट करना चाह रहा है, उस केस में जो है टाइम पीरियड एक्सक्लूड नहीं माना जाएगा और उस केस में जो है प्रॉपर कोर्ट फीस वगैरह सब कुछ लगेगी और ये माना जाएगा कि ये जो सूट है ना वो फर्स्ट इंस्टेंस में ही जो है इंस्टीट्यूट हो गया था, जब वो फॉर द फर्स्ट टाइम कोर्ट के अंदर आया था। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो सेक्शन 13 के अंदर तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें ये है कि पहला तो सेक्शन 13 जो है सूट और अपील पे अप्लाई होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं क्योंकि इनके अंदर प्री के अंदर क्वेश्चंस आते हैं ऑब्जेक्टिव के। सेक्शन 13 किस पे अप्लाई होता है, सूट, अपील एंड एप्लीकेशन या फिर ऑल ऑफ द अबव या फिर और ऑप्शंस दे दिए जाएंगे। तो हमेशा याद रखो कि कौन सा सेक्शन कौन सी चीज़ों पे अप्लाई हो रहा है। जैसे सेक्शन 12 जो था वो सूट, अपील, एप्लीकेशन तीनों पे अप्लाई हो रहा था, लेकिन सेक्शन 13 जो है वो सूट और अपील पे ही अप्लाई हो रहा है, एप्लीकेशन पे अप्लाई नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो पहली चीज़ ये सूट और अपील पे अप्लाई होता है। सेकंड चीज़, कोर्ट जितना टाइम ले रहा है उसकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करने में या रिजेक्ट करने में, उस टाइम पीरियड को एक्सक्लूड किया जाएगा। थर्ड, अगर कोर्ट को ये लग रहा है कि हाँ ये जो पर्सन जो एज ए पॉपर आया है ये गुड फेथ में आया है, ये खुद जान रहा है कि इसके पास इतना पैसा नहीं है कि ये कोर्ट फीस दे सके और सारी चीज़ें और सारी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है सूट फाइल करने की उनको फुलफिल कर सके, अगर कोर्ट को ये बिलीव हो जाता है, वो पर्सन ये प्रूफ कर देता है, तो उस केस में जो है उसको एज ए पॉपर अलाउड कर दिया जाएगा। लेकिन अगर कोर्ट को ये पता चल जाता है कि ये पर्सन जो है कोर्ट का टाइम वेस्ट कर रहा है, ये जो कुछ भी बोल रहा है एज ए पॉपर की एप्लीकेशन लेके आया ये झूठ है, ये कोर्ट को सिर्फ जो है क्या कर रहा है, डिसीव करना चाह रहा है, उस केस में जो है कोर्ट जो है उसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट करेगा और उसका जो सूट है वो कैसा माना जाएगा कि जैसे वो सूट फर्स्ट इंस्टेंस पे ही इंस्टीट्यूट हुआ था और जो प्रॉपर कोर्ट फीस वगैरह होती है वो सारी चीज़ें लगेगी और इस केस में जो है टाइम पीरियड को एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा। क्लियर हो गया सेक्शन 13। नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। सेक्शन 14 क्या कहता है, एक्सक्लूजन ऑफ टाइम ऑफ प्रोसीडिंग बोनाफाइड इन कोर्ट विदाउट जुरिसडिक्शन। 14 सब क्लॉज 1 क्या कहता है, इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी सूट, ठीक है ना। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसकी बात हो रही है, सूट की बात हो रही है। द टाइम ड्यूरिंग विच द प्लेंटिफ हैज बीन प्रोसिक्यूटिंग विद ड्यू डिलीजेंस अनदर सिविल प्रोसीडिंग वेदर इन अ कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस और ऑफ अपील और रिविजन अगेंस्ट द डिफेंडेंट शैल बी एक्सक्लूडेड वेयर द प्रोसीडिंग रिलेट्स टू द सेम मैटर इन इशू एंड इज प्रोसिक्यूटेड इन गुड फेथ इन अ कोर्ट विच फ्रॉम डिफेक्ट ऑफ जुरिसडिक्शन और अदर कॉज ऑफ ए लाइक नेचर इज अनएबल टू एंटरटेन इट, ठीक है ना। तो सिंपल सी चीज कह रहा है 14 सब क्लॉज 1 ये कह रहा है कि अगर सूट के केस में जो है आप ड्यू डिलीजेंस के साथ सिविल प्रोसीडिंग्स जो है वो क्या कर रहे हो, किसी और कोर्ट में इंस्टीट्यूट कर दिए, लेकिन आपका इंटेंशन क्या है, सही है, आपका गुड फेथ है, आपको ऐसा लग रहा था कि इसी कोर्ट के पास जुरिसडिक्शन है ना। तो उस केस में जब आपने उसको इंस्टीट्यूट कर दिया दूसरे जुरिसडिक्शन में या उस कोर्ट के अंदर जिसके पास जुरिसडिक्शन नहीं था, तो जितने टाइम तक वो प्रोसीडिंग्स उस कोर्ट में चली है वो वाला सारा टाइम क्या हो जाएगा, वो सारा टाइम एक्सक्लूड हो जाएगा एज पर 14 सब क्लॉज 1, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, इन अ कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस और ऑफ अपील और रिविजन। फर्स्ट इंस्टेंस मतलब जहाँ पे ओरिजिनली सूट इंस्टीट्यूट हुआ है वो, या फिर अपील करते वक्त हुआ है, या फिर रिवीजन के वक्त हुआ है, ठीक है ना। तीनों केसेस में हुआ है, तो उस केस में क्या होगा, वो टाइम पीरियड जो है उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। सब क्लॉज 2 क्या कहता है, इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी एप्लीकेशन,
1 जो है वो बात कर रहा है सूट की और सब क्लॉज 2 जो है वो बात कर रहा है एप्लीकेशन की। सेम चीज एप्लीकेशन के केस में भी एक बार अपन इसको रीड कर लेते हैं। द टाइम ड्यूरिंग विच द एप्लीकेंट हैज बीन प्रोसिक्यूटिंग विद ड्यू डिलिजेंस अनदर सिविल प्रोसीडिंग वेदर इन अ कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस और ऑफ अपील और रिविजन against the same party for the same relief shall be excluded where such proceeding is prosecuted in good faith in a court which from defect of jurisdiction or other cause of a like nature is unable to entertain it। ठीक है ना। तो सब क्लॉज 1 सूट की बात कर रहा है, सब क्लॉज 2 जो है एप्लीकेशन की बात कर रहा है। सेम चीज है, अगर आपने एप्लीकेशन फाइल किया, आपका गुड फेथ है, ड्यू डिलिजेंस के साथ किए, लेकिन डिफेक्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन है, तो उस केस में जितना टाइम उस प्रोसीडिंग को उस केस उस कोर्ट के अंदर हुआ है, जिस कोर्ट में जुरिस्डिक्शन नहीं था, उस टाइम पीरियड को क्या कर दिया जाएगा, एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट देखते हैं इसका। सब क्लॉज 3 क्या कहता है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन रूल 2 ऑफ ऑर्डर 23 ऑफ सीपीसी। ठीक है ना, ये ऑर्डर 23 है, तो ये कह रहा है कि ऑर्डर 23 के रूल 2 में कुछ भी बात के होते हुए, नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब के बावजूद, ठीक है ना, वहां जो भी लिखा हुआ है उसके बाद भी, द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1 शैल अप्लाई इन रिलेशन टू अ फ्रेश सूट इंस्टीट्यूटेड ऑन परमिशन ग्रांटेड बाय द कोर्ट अंडर रूल 1 ऑफ दैट ऑर्डर वेयर सच परमिशन इज ग्रांटेड ऑन द ग्राउंड दैट द फर्स्ट सूट मस्ट फेल बाय रीजन ऑफ अ डिफेक्ट इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट और अदर कॉज ऑफ अ लाइक नेचर। ठीक है, इतना हमें डीप में जाना नहीं है, सिंपल सी चीज हमें ये याद रखनी है। ऑर्डर 23 क्या कह रहा है, सबसे पहले विड्रॉल एंड एडजस्टमेंट ऑफ सूट्स की बात करता है। ठीक है, तो वहां कुछ भी लिखा हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 है ना, सबसेक्शन 1 के कौन से प्रोविजन है, जिसमें अभी हम सूट के रिलेटेड बात पढ़ के आए थे ना, 14 सब क्लॉज 1 पढ़ा था जिसमें सूट की बात किया जाता है। ठीक है ना, तो ये वही कहना चाह रहा है कि अगर आपका फर्स्ट सूट जो है वो फेल हो जाता है बाय डिफेक्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन के केस में, ठीक है ना, अगर आपका फर्स्ट सूट जो है वो फेल हो गया बाय रीजन ऑफ डिफेक्ट इन जुरिस्डिक्शन ऑफ कोज और अदर कॉज ऑफ ए लाइक नेचर, तो कोर्ट जो है क्या करेगा, आपको फिर से परमिशन देगा कि आप फ्रेश सूट जो है वो क्या कर सकते हो, फाइल कर सकते हो। क्लियर हो गया है यहाँ तक। बहुत सिंपल सा है, कुछ भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है इसके अंदर। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर से बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं। For the purposes of this section, in excluding the time during which a former civil proceeding was pending, the day on which the proceeding was instituted and the day on which it ended shall both be counted। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मल सिविल प्रोसीडिंग का मतलब क्या हुआ, वो प्रोसीडिंग जिसमें हमने क्या किया था, उस कोर्ट में चले गए थे जिस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं था। ठीक है, तो फॉर्मल सिविल प्रोसीडिंग यहाँ पे वो वाली प्रोसीडिंग है, ठीक है ना, जहाँ पे आप डिफेक्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन के कारण गुड फेथ में दूसरे कोर्ट के अंदर चले जाते हो जिसके पास जुरिस्डिक्शन नहीं होता। तो उस केस में क्या होगा, जब आपने वहां पे प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट करी तब, और जब वो प्रोसीडिंग एंड हुई, ये दोनों दिन जो है ना वो क्या होंगे, काउंट होंगे। अभी तक हम क्या पढ़ते हुए आ रहे थे कि एक्सक्लूड होएगा, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन का ए पॉइंट क्या कह रहा है, जब प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट हुई और जब वो प्रोसीडिंग एंड हुई, उन दोनों दिन को क्या किया जाएगा, उन दोनों डेज को काउंट किया जाएगा एज पर द एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 14। क्लियर हो गया यहाँ तक। लेकिन ये दोनों दिन किसके होंगे, फॉर्मल सिविल प्रोसीडिंग के होंगे, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं इसका बी। A plaintiff or an applicant resisting an appeal shall be deemed to be prosecuting a proceeding। ठीक है, अगर प्लेंटिफ है और एप्लीकेंट है, वो क्या कर रहे हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं किसी भी अपील को, ठीक है, तो उसको क्या माना जाएगा, प्रोसीडिंग्स ही मानी जाएगी। ठीक है, उनका रेजिस्ट करना क्या माना जाएगा, अपने आप में प्रोसीडिंग मानी जाएगी। क्लियर हो गया। मिस जॉइंडर ऑफ पार्टीज और कॉजेज ऑफ एक्शन शैल बी डीम टू बी अ कॉज ऑफ अ लाइक नेचर विद द डिफेक्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन। अगर कोई मिस जॉइंडर ऑफ पार्टी है या फिर कॉजेज ऑफ एक्शन है, ठीक है ना, मिस जॉइंडर ऑफ पार्टी और कॉजेज ऑफ एक्शन है, उनको क्या माना जाएगा, उनको डिफेक्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन जैसा ही माना जाएगा। ठीक है ना, अगर ये दोनों चीजें हो गई है किसी सूट में तो क्या माना जाएगा, डिफेक्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन माना जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखते हैं सेक्शन 15, एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन सर्टेन अदर केसेस। ठीक है, अब सेक्शन 15 के अंदर बाकी सारी चीजें जो है ना वो सब आ जाएगी। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है अदर केसेस में क्या होने वाला है, कैसे टाइम जो है एक्सक्लूड होगा। सब क्लॉज 1 क्या कहता है, इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन ऑफ एनी सूट और एप्लीकेशन फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री द इंस्टीट्यूशन और एग्जीक्यूशन ऑफ विच हैज बीन स्टेड बाय इंजंक्शन और ऑर्डर, द टाइम ऑफ द कॉन्टिन्यूएंस ऑफ द इंजंक्शन और ऑर्डर, द डे ऑन विच इट वॉज इशूड और मेड एंड द डे ऑन विच इट वॉज विड्रॉन शैल बी एक्सक्लूडेड। सिंपल सी चीज है। पहली चीज वापस ध्यान रखने वाली है, सेक्शन 15 जो है वो सूट पे और एप्लीकेशन पे अप्लाई होता है। ठीक है, दो चीजों पे अप्लाई हो रहा है, एक तो सूट पे और एप्लीकेशन पे। और उसके बाद यहाँ पे क्या बोला है, अगर कोई भी इंजंक्शन और ऑर्डर है, ठीक है ना,
मतलब कि क्या कहने का मतलब क्या है कि जो वो सूट और एप्लीकेशन जो है ना उस पे स्टे लग गया है किसी इंजंक्शन से या किसी ऑर्डर से, ठीक है ना। कोर्ट ने या तो इंजंक्शन पास कर दिया या फिर कोई ऑर्डर पास कर दिया जिसके थ्रू जो है उस पे स्टे लगा दिया गया है, ठीक है। द टाइम ऑफ द कॉन्टिन्यूएंस ऑफ इंजंक्शन और ऑर्डर, द डे ऑन विच इट वॉज इशूड और मेड एंड द डे ऑन विच इट वॉज विड्रॉन शैल बी एक्सक्लूडेड। मतलब कि जिस दिन वो इंजंक्शन पास किया वो दिन और जिस दिन उस इंजंक्शन को क्या किया है, विड्रॉ किया है, इन दोनों दिन को क्या कर दिया जाएगा, एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। जिस दिन वो इंजंक्शन और ऑर्डर कोर्ट ने पास किया वो वाला दिन और जिस दिन उस इंजंक्शन और ऑर्डर को कोर्ट ने विड्रॉ किया है उन दोनों डेज को जो है क्या किया जाएगा, यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्लॉज देखते हैं इसका। सब क्लॉज 2 कहता है in computing the period of limitation for any suit of which notice has been given or for which the previous consent or sanction of the government or any other authority is required in accordance with the requirements of any law for the time being in force, the period of such notice as the case may be, the time required for obtaining such consent or sanction shall be एक्सक्लूडेड। ये वाली चीज़ अगर आपको याद हो तो सेक्शन 80 जो है ना सीपीसी वाला 80 सब क्लॉज 2 जिसमें 2 मंथ नोटिस देना पड़ता है अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट होता है, तो ये वो वाली चीज़ है जहाँ पे कि गवर्नमेंट की प्रीवियस कंसेंट चाहिए या फिर गवर्नमेंट का सैंक्शन चाहिए, ठीक है। उसमें जितना भी टाइम पीरियड लग रहा है ना उस कंसेंट में और उस सैंक्शन में उस टाइम पीरियड को क्या कर दिया जाएगा, एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इन एक्सक्लूडिंग द टाइम रिक्वायर फॉर ऑब्टेनिंग द कंसेंट और सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट और एनी अदर अथॉरिटी, द डेट ऑन विच द एप्लीकेशन वॉज मेड फॉर ऑब्टेनिंग द कंसेंट और सैंक्शन एंड द डेट ऑफ रिसिट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट और अदर अथॉरिटी शैल बोथ बी काउंटेड, ठीक है। अभी हमने वहाँ पे क्या पढ़ा था 14 में, जब सिविल प्रोसीडिंग फॉर्मर सिविल प्रोसीडिंग होती है जिस दिन इंस्टीट्यूट हुई और जिस दिन वो एंड हुई वो दोनों दिन काउंट किए जाते हैं। सेम यहाँ का एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है कि जिस दिन एप्लीकेशन की है मेड फॉर ऑब्टेनिंग द कंसेंट और सैंक्शन एंड द डेट और रिसिट ऑफ द ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट और अथॉरिटी, तो उन दोनों चीज़ों को क्या किया जाएगा, यहाँ पे काउंट किया जाएगा। एप्लीकेशन की वो वाली दिन और जब रिसिट मिली है गवर्नमेंट की वो वाली दिन, ठीक है। दोनों दिन को क्या किया जाएगा, काउंट किया जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट देखते हैं। सब क्लॉज 3 कहता है इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी सूट और एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री बाय एनी रिसीवर और इंटरीम रिसीवर अपॉइंटेड इन प्रोसीडिंग्स फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ अ पर्सन एज एन इंसॉल्वेंट और बाय एनी लिक्विडेटर और प्रोविजनल लिक्विडेटर अपॉइंटेड इन प्रोसीडिंग्स फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी, द पीरियड बिगनिंग विद द डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सच प्रोसीडिंग and ending with the expiry of 3 months from the date of appointment of such receiver or liquidator as the case may be shall be excluded, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं यहाँ पे, मतलब कि अगर इंसॉल्वेंट हो गया है तो उसके केस में क्या हो रहा है ना, रिसीवर और इंटरिम रिसीवर अपॉइंट हो रहा है, और जहाँ पे कंपनी जो है उसका वाइंडिंग अप हो रहा है उस केस में क्या हो रहा है, लिक्विडेटर और प्रोविजनल लिक्विडेटर अपॉइंट हो रहा है, ठीक है। दो चीज़ें हैं, इंसॉल्वेंट के केस में रिसीवर और इंटरिम रिसीवर एंड वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी के केस में लिक्विडेटर और प्रोविजनल लिक्विडेटर, ठीक है। द पीरियड बिगनिंग विद द डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सच प्रोसीडिंग एंड एंडिंग विद द एक्सपायरी ऑफ 3 months from the date of appointment of such receiver or liquidator as the case may be shall be excluded। या तो वो date of institution of such proceeding जिस दिन वो proceedings जो है initiate हुई थी, start हुई थी वो day, या फिर जो है 3 months का time period दिया जाता है इसको receiver और liquidator को, मतलब कि इसको 3 महीने के अंदर अंदर अपनी जो भी है चीज़ें कोर्ट के सामने ला के रखनी है, उनकी जो भी रिपोर्ट्स वगैरह हैं, तो वो वाला टाइम एक्सक्लूड किया जाएगा, ठीक है ना। या तो इंस्टीट्यूशन वाली चीज़ को या फिर वो 3 months का टाइम पीरियड जितना भी लग रहा है, दोनों का जो भी एज द केस में भी होगा वो वाला टाइम पीरियड जो है उसको क्या कर दिया जाएगा, एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो सब क्लॉज 2 के अंदर तो हमें याद रखना है 2 months का टाइम है, सब क्लॉज 3 के अंदर जो है कितने मंथ का टाइम है, 3 months का टाइम है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में से क्वेश्चन आता है कि कौन से सब क्लॉज के अंदर जो है कौन सा वाला टाइम पीरियड है। जैसे गवर्नमेंट की सैंक्शन और प्रीवियस कंसेंट चाहिए तो बताइए कितने मंथ्स में होनी चाहिए, और वहीं वाइंडिंग अप ऑफ इंसॉल्वेंसी का केस है तो कितने मंथ्स का टाइम पीरियड दिया जाता है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ आप एक बार क्लियर कर लेना। सब क्लॉज 4 क्या कहता है, इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर ए सूट फॉर पोजेशन बाय अ परचेजर एट अ सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री, द टाइम ड्यूरिंग विच अ प्रोसीडिंग टू सेट असाइड द सेल हैज़ बीन प्रोसिक्यूटेड शैल बी एक्सक्लूडेड, ठीक है।
जहाँ पे क्या हो रहा है ना, कोई भी परचेजर है एट ए सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री, ठीक है ना। तो जितना टाइम पीरियड लग रहा है ना उस सेल को सेट असाइड करने के लिए, ठीक है ना, वो परचेजर के इधर से जितना भी टाइम लग रहा है उस सेल को सेट असाइड करने के लिए उस वाले टाइम पीरियड को क्या कर दिया जाएगा, एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, ठीक है ना। पोजेशन बाय ए परचेजर एट ए सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। फिफ्थ क्लॉज क्या कहता है, इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी सूट द टाइम ड्यूरिंग विच द डिफेंडेंट हैज बीन एब्सेंट फ्रॉम इंडिया एंड फ्रॉम द टेरिटरीज आउटसाइड इंडिया अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बी एक्सक्लूडेड, ठीक है। कोई जो डिफेंडेंट है वो क्या है, एब्सेंट है इंडिया से या इंडिया की किसी भी टेरिटरी से या फिर इंडिया के बाहर है, जितना टाइम उसको इंडिया के अंदर लाने में लग रहा है ना, वापस सेंट्रल गवर्नमेंट से जितना टाइम लग रहा है उसे वापस इंडिया में लाने के लिए उस वाले टाइम पीरियड को क्या कर दिया जाएगा, एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। दैट्स ऑल फ्रॉम सेक्शन 15। आज के इस वीडियो में हम सेक्शन 15 तक के प्रोविजंस को ही कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम 16 से 24 जो इसके आगे वाले प्रोविजंस है उसको कवर करेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज वीडियो। अगर किसी भी सेक्शन में कोई प्रॉब्लम है या कोई प्रोविज़न नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे पर्सनली मेल भी कर सकते हैं। एंड येस, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।